रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए होंगे कि आप लोगों के नज़र में, आपके जहन में जो मेरठ वाला केस है वो अभी भी ज़िंदा होगा। मुस्कान वाला जो केस था, और उसमें आप सभी लोगों को पता होगा कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति जो सौरभ राजपूत थे उनकी हत्या की। ना कि हत्या की, बल्कि उनकी डेड बॉडी को कम से कम 15 पीसेस में तकसीम किया, डिवाइड किया, और उसके बाद में उसे एक ड्रम के अंदर डालकर सीमेंट और रीते से उस ड्रम को फिल कर दिया। हालांकि उस केस का खुलासा हुआ, लेकिन दोस्तों जब से ये मेरठ वाला, मुस्कान वाला जो केस आया है, उसके बाद में न जाने इस तरीके के केसेस जो आने की बाढ़ सी है, वो बाढ़ शुरू हो गई है। उसके जस्ट बाद में मैंने आप लोगों को एक हरिद्वार का केस सुनाया था। उसके जस्ट बाद में आप लोगों को देखने को मिला एक औरैया का केस देखने को मिला, जिसमें एक दुल्हन ने, जिसके जो शादी हुई तो शादी में कुछ दहेज वहेज तो कुछ खास दिया नहीं उसके मायके वालों ने, लेकिन मुंह दिखाई में उसे जो कुछ पैसे मिले थे वो मुंह दिखाई के पैसे लेकर अपने प्रेमी के पास पहुंचती है और कहती है कि मेरे पति की हत्या करनी है। बाकायदा साजिश कर वो अपने पति की महज शादी के 15 दिन के बाद ही वो हत्या करा देती है। उसके बाद कल के दिन मैंने आप लोगों को एक और केस सुनाया। उसमें यह था कि एक पत्नी ने अपनी माँ के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। एंड उसके बाद एक और केस था जिसमें आप लोगों ने देखा कि कॉफ़ी में जहर मिलाकर उसने अपनी पत्नी को दे दिया। तो इस तरीके के जो केसेस हैं, ये इस समय इस तरीके के केसेस की बाढ़ आ गई। आपको याद होगा कि कोलकाता वाला जूनियर डॉक्टर का जो केस हुआ था, उसमें जूनियर डॉक्टर के साथ में जो दरिंदगी हैवानियत की गई थी, जिससे पूरा देश हिल के रह गया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद में सिमिलर तरीके के अनगिनत केसेस आए और मैंने आप लोगों को अनगिनत केसेस सुनाए भी थे। लेकिन दोस्तों कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन केसेस को हेडलाइंस मिल जाती है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सुर्खियों में आ जाते हैं और उन केसेस में इंसाफ मिल भी जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं दोस्तों कि जिस पर मीडिया की नज़र नहीं पहुंचती और इसकी वजह से वो केसेस जो हैं वो मीडिया के सामने आते नहीं हैं। और दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग वाकई हैरान और परेशान रह सकते हैं। आप लोग सोचने और समझने पे मजबूर हो सकते हैं कि आज का ये जो दौर है ये कितना ज़्यादा नाजुक दौर आ चुका है। और दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को एक बहुत बड़ी सीख और बहुत बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश करूंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आप लोग को इस वीडियो के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिले। एंड उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप लोग को बताऊँगा, हो सकता है कि ये इंपॉर्टेंट मैसेज न जाने कितनों की ज़िंदगियाँ बदल के रख दे। तो दोस्तों बात करें अगर आज की घटना की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है बागपत, और इसी बागपत में एक थाना आता है सिंघावली अहीर थाना। और ये सिंघावली अहीर जो थाना है, इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बसौद गांव। बात कर रहा हूं मैं इसी शुक्रवार की। शुक्रवार वाले दिन सिंघावली अहीर थाने में पुलिस को फ़ोन पहुंचता है और सामने से एक व्यक्ति पुलिस को बताता है कि साहब इसी बसौद गांव में जंगल में खेतों पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। अब जैसे ही पुलिस को इस तरीके की सूचना मिलती है कि बसौद गांव में जंगलों में खेतों की साइड में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, लिहाजा जो पुलिस की टीम होती है तुरंत गाड़ी लेती है और गाड़ी लेने के बाद में तुरंत उस मौके वारदात वाली जगह पर पहुँच जाती है। अब जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वाकई वहाँ पर लोगों की एक भीड़ जमा ऑलरेडी हो गई होती है। पुलिस जैसे तैसे कर उस डेड बॉडी के पास पहुंचती है। डेड बॉडी के पास पहुंचने के बाद में सबसे पहले उस डेड बॉडी को बहुत ही बारीकी से रीचेक करती है, क्योंकि ऑलरेडी गांव वालों ने बताया था कि हत्या हुई है और शायद किसी धारदार हथियार से वार कर उनकी हत्या की गई। ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, लिहाजा पुलिस वाले एक बार फिर से रीचेक करते हैं। रीचेक करने के बाद में उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं कि ये डेड बॉडी किसकी है, मरने वाले व्यक्ति को कोई जानता है या फिर नहीं जानता है। तो बताया जाता है कि मरने वाला व्यक्ति बसौद गांव का ही रहने वाला है और इसका नाम ईश्वर है। लिहाजा पुलिस उस डेड बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर ईश्वर के घर वालों से पता करती है कि घर वाले कहाँ हैं। लिहाजा घर वालों तक पुलिस पहुँचती है, लेकिन घर वाले शायद इस पूरी घटना से अनजान थे। अब पुलिस जो थी वो सबसे पहले जो ईश्वर के बेटे होते हैं वेदपाल, उनसे पूछताछ करती है। ईश्वर की जो बहू होती है यानी वेदपाल की पत्नी, उनसे पूछताछ करती है। तो वेदपाल की पत्नी यही बताती है कि शाम को सुबह को खाना खाकर ये घर से निकले थे। एंड उसके बाद में इस तरीके की सूचना मिल गई। वेदपाल से पूछा जाता है तो वेदपाल बताता है कि साहब मुझे नहीं पता, मैं तो बस अपने काम से कहीं गया हुआ था, लेकिन पता ये चला कि शाम के वक्त खबर ये आई कि उनकी किसी ने हत्या कर दी है। तो पुलिस वाले ये भी पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हें किसी पे कोई डाउट है, किसी से कोई पुरानी रंजिश है, किसी से कोई दुश्मनी का मामला, या फिर हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो।
लिहाजा जो बेदपाल होता है वो कहता है कि साहब मेरे जो पिता थे ये बहुत ही सीधे किस्म के व्यक्ति थे, उनका ना कभी किसी से लड़ाई हुई, ना किसी से कभी कोई झगड़ा हुआ, ना किसी से कोई ज़मीनी विवाद है, ना हाल फिलहाल में किसी से कोई विवाद हुआ, ना किसी से कोई पैसों का लेन देन है। लिहाजा उनकी हत्या किसने कर दी ये मुझे नहीं पता। लिहाजा जो बेदपाल होता है वो पुलिस को अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है और उसके बाद में चूँकि डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यही खुलासा होता है कि डेड बॉडी किसी भारी भरकम चीज़ से पहले तो इसकी पिटाई की गई है और उसके बाद में किसी धारदार हथियार से इसका गला काटकर इसकी हत्या कर दी गई है। यानी बात साफ थी कि फावड़े से काटकर उनकी हत्या की गई है। अब चूंकि दुश्मनी वाला कोई ऐसा एंगल तो था नहीं पुलिस जिसमें दुश्मनी वाले एंगल पर छानबीन शुरू करे, लिहाजा सबसे पहले पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है और पुलिस ये भी देखने की कोशिश करती है कि इस पूरे गांव में बसौद गांव के अंदर कोई सीसीटीवी फुटेज या फिर कुछ है या फिर नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ईश्वर किसी व्यक्ति के साथ गए हों और उसके बाद में उसी व्यक्ति ने हत्या कर दी हो। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले में पुलिस को संदिग्ध कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। लिहाजा कहीं ना कहीं पुलिस को जो शक था वो शक यही था कि इस ईश्वर की जो हत्या हुई है वो हत्या किसी जानने वाले ने की है, क्योंकि हो सकता है कि वही व्यक्ति जानने वाला खेत पर लेके गया हो, क्योंकि अमूमन इस टाइम पर खेत पे जाने का कोई ज़्यादा समय भी नहीं था और उसके बाद में इस तरीके से हत्या हो जाना। लिहाजा पुलिस वालों को डाउट तो अपने के ऊपर होता है, लेकिन किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। इसलिए पुलिस वाले जो थे इस गाँव के अंदर अपने मुखबिर एक्टिव कर देती है। अब दोस्तों गाँव के अंदर जब मुखबिर एक्टिव किए जाते हैं तो पुलिस को एक बड़ी ही चौंकाने वाली कहानी सामने निकल के आती है। दरअसल जो मुखबिर होते हैं ये पुलिस को बताते हैं कि जो ईश्वर का बेटा बेदपाल है वही सुबह सुबह अपने पिता के साथ में गया हुआ था और अब वही बोल रहा है कि मैं कहीं और गया हुआ था और पता नहीं किसने पिता की हत्या कर दी, वो किसके साथ गए हुए थे मुझे कुछ नहीं पता। कुछ लोग बताते हैं कि हमने जो बेदपाल है उसको उसके पिता के साथ जाते हुए देखा था। लिहाजा पुलिस जो थी वो तुरंत शक के आधार पर इस बेदपाल को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके आ जाती है एंड पुलिस थाने लाने के बाद में इससे सख्ती से पूछताछ करती है। अब दोस्तों इस बेदपाल से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो बेदपाल पुलिस को भरपूर घुमाने की कोशिश कर लेता है, वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर लेता है। लेकिन पुलिस वाले जब फ्रंट सीट पर बैठाकर बेदपाल से जब सख्ती से पूछताछ करते हैं, इसकी जब मेहमान नवाजी करते हैं, तो बेदपाल जो था ये पुलिस के सामने टूट जाता है। एंड टूटने के बाद में ये जो कहानी सुनाता है दोस्तों, उस कहानी को सुनने के बाद में रिश्ते तार तार हो जाते हैं। दरअसल बेदपाल जो है वो बताता है कि मेरी जो पत्नी है उसकी मेरे पिता ईश्वर के साथ में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ थीं और मेरी पत्नी और मेरे पिता के बीच में नाजायज़ ताल्लुकात थे, अवैध संबंध थे। इसी वजह से जो मेरे पिता थे ये मेरी पत्नी को बहुत ज़्यादा तरजीह दिया करते थे। हर बात पर वो मेरी पत्नी को ही तवज्जो दिया करते थे, मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान में नहीं दिया करते थे। दूसरी साइड मेरे ऊपर बैंक का कुछ लोन था और इसलिए मुझे बैंक की किस्त भी देनी थी। मैंने अपने पिता से पैसे मांगे, उनसे कहा कि मुझे किस्त जमा करनी है, लेकिन मेरे पिता ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। पिता के पास में जो भी पैसे हुआ करते थे वो मेरी पत्नी की नज़र में अच्छा बनने के लिए वो पैसे मेरी पत्नी को दे दिया करते थे, क्योंकि उनके उसके साथ में नाजायज़ ताल्लुकात थे और दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते थे। जब ये सारी चीज़ें इस बेदपाल को पता चलती हैं, उसको लगता है कि उसके जो पिता हैं ये बहू की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं, जो भी पैसा है बहू पत्नी के ही हाथ पर रख देते हैं। लिहाजा जो बेदपाल था ये प्लानिंग करता है और इसी प्लानिंग के तहत शुक्रवार वाले दिन सुबह सुबह ये अपने पिता से कहता है कि चलो चलते हैं, खेतों पर कुछ काम है। लिहाजा जो ईश्वर होता है वो अपने बेटे के साथ पर खेत पर चला जाता है एंड खेत पर पहुंचने के बाद में जो बेदपाल होता है अपने पिता के साथ में मार पिटाई शुरू कर देता है एंड मार पिटाई शुरू करने के बाद में ये वहीं पर रखा हुआ फावड़ा उठाता है और उस फावड़े से अपने पिता की गर्दन काट लेता है एंड वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अब ये पुलिस से बिल्कुल इस तरीके से, गाँव वालों से सबसे इस तरीके से बिल्कुल सारी पूरी केस को नज़रअंदाज कर रहा था जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे किसी राहगीर ने उस डेड बॉडी को देखा, उसके बाद में पुलिस में इन्फॉर्म किया गया और दोस्तों जब पुलिस पहुंची, पुलिस ने इस पूरी केस में इन्वेस्टिगेशन की, तो इसने अपने बयानों में भी यही कहा था कि मुझे साहब इस पूरे केस के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि जब पुलिस किसी केस में छानबीन करती है तो जो कातिल होता है चाहे वो पाताल में छुप जाए या फिर आसमान पर चला जाए, पुलिस उस कातिल को ढूंढ निकालती है और ऐसा ही कुछ इस केस के अंदर भी हुआ। और दोस्तों जब पुलिस ने इस पूरे केस में खुलासा किया तो लोग अपने कानों पर हाथ रख रहे थे। लोग दो धड़े में बढ़ चुके थे। कुछ लोग कह रहे थे कि ईश्वर को उसके किए की सज़ा मिली, जबकि कुछ लोग कह रहे थे कि बेदपाल को कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए था, उसको क्राइम नहीं करना चाहिए था। भले ही उसका पिता अब इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन बेदपाल को उसके किए की सज़ा मिलेगी। अब वो अपनी तमाम ज़िंदगी जेल के अंदर गुजारेगा। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप लोग बताइएगा कि इस कहानी के अंदर सबसे ज़्यादा गलती किसकी है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि बेदपाल ने जिस तरीके से कानून अपने हाथ में लिया
क्या उसको कानून हाथ में लेना चाहिए था? क्या उसको उसके पिता की हत्या करनी चाहिए थी, या फिर उसके पास में कोई और रास्ता भी था? और दोस्तों, इस तरीके के जो केसेस आ रहे हैं, जो लगातार आप लोग देख रहे हैं कि पारिवारिक माहौल में हत्याएं की जा रही हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे, खासकर जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, वो ये है दोस्तों कि जिस तरीके से लोग अपनी फैमिली से सेपरेट रहना चालू कर रहे हैं, तो सेपरेट में लोगों को इस तरीके की चीज़ों में, इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व होने का मौका मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई सेपरेट रहेगा तो उसकी पत्नी को और उस शौहर को, सबको टाइम मिलता है भरपूर, तो वो मोबाइल के पन्ने पलटेंगे, गलत गतिविधियों में होंगे। पति के जाने के बाद में कोई भी घर आ सकता है, कोई देखने वाला नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बेहतरीन होता है। अभी जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही आप आसपास रह सकते हैं, कम से कम अपनी फैमिली के पास रह सकते हैं। अगर आपको अलग ही होना है, सेपरेट ही रहना है, तो आप अपनी फैमिली के एक आध घर दूर पर ही घर बना लें, लेकिन ज़्यादा दूर पर घर ना बनाएं। ऐसे में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल, इसलिए मैं आप लोग को जस्ट एक मशवरा दे रहा हूँ। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, आप बेहतर जानते हैं। हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का बेहतर अधिकार है और वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकता है। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स आए हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स आए थे, इसमें जयप्रकाश जी कमेंट्स करते हैं, तो जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार लिखते हैं तो भैया नमस्कार। सालिम अंसारी हैं, लिखते हैं अलविदा जुम्मा मुबारक, तो भाई सालिम अंसारी जी आपको भी अलविदा जुम्मा मुबारक बहुत बहुत। सूरज कुमार हैं, लिखते हैं बहुत ही सुंदर लाजवाब कहानियाँ होती हैं आपकी, तो सूरज कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सतबीर हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं। एंड उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान हैं, लिखते हैं मंसूरी भाईजान जी सर आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत ही अच्छा है, तो मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रहमतुल्लाह अपना लाइक करते हैं, बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान आगे लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई साहब, हम आपकी कहानी को सऊदी अरब से सुनते हैं, तो भाई वालेकुम सलाम मंसूरी जी। करण रावत जी लाइक करते हैं, करण रावत जी बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी जी हार्ट बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी हार्ट बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी आगे लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, वेरी नाइस स्टोरी, तो वालेकुम सलाम हसीबुल अंसारी जी। लाइक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। बाबूजी अंसारी हैं, लिखते हैं मोहम्मद जीशान अंसारी जिला हरदोई से सुनते हैं, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक अब्बास जी आगे कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक खान जी कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार जी लिखते हैं गुड स्टोरी, तो दिनेश कुमार जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में परवेज़ आलम है, लिखते हैं मैं सऊदी में रहता हूं और आपकी स्टोरी सुनाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, सर्च करके सुनता रहता हूं, तो भाई सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। और उसके बाद में करण रावत हैं, लाइक करते हैं, बहुत शुक्रिया। गुफरान खान है, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर। मंसूरी भाईजान लिखते हैं सुपर जी। एक खान है, लिखते हैं सर दोनों अपडेट आपने बहुत अच्छी दी। शाकिब फरहान है, नाइस लिखते हैं। उसके बाद में साजिददार हैं, हार्ट बनाते हैं। दिनेश कुमार है, लिखते हैं मलिक भाई मैं आपको अलमेडी से सुनता हूं और आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ मुझे बहुत पसंद है, तो दिनेश कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल खान है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई आई लव यू, तो साहिल खान जी वालेकुम सलाम। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं कहानी सुनाने का अंदाज़ और आवाज़ बहुत अच्छी है। रेनू सुनील त्यागी शाहपुर शहर से, तो नमस्कार आप दोनों पति पत्नी को बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई बढ़िया कहानी, क्या हो गया है लोगों को, उनकी सोच को ख़राब टाइम चल रहा है, तो भैया दिनेश कुमार जी नमस्कार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कमेंट्स करते हैं। तनवी जी हैं, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, ईद की मुबारकबाद और मुबारक आपको, आपके घर वालों को, सबको, तो तनवी जी वालेकुम सलाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामू पनगर हैं, लिखते हैं गुड नाइट सर जी, तो भैया गुड नाइट आपका शुक्रिया। शाकिर हुसैन हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी ऑलवेज, कुवैत से सुनते हैं। जयप्रकाश जी हैं, लिखते हैं आप दुकान में कैसे बहुत अच्छे रहते हो और अच्छे से सुनाने में मन लगता है, तो जयप्रकाश जी आप का शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई, मैं मेरी वाइफ डीप आल्सो लाइक योर लकी योर स्टोरी, बेस्ट ऑफ लक, तो दिनेश कुमार जी नमस्कार भैया। और आपकी जो वाइफ दीप हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र जी हैं, लिखते हैं वेरी नाइट एंड गुड कहानी, प्लीज़ कोई वुमेन विधवा विंडो तलाकशुदा विकलांग पढ़ी लिखी हो जो रैली में शादी करना चाहती हो, तो ऐसी कोई हो तो दिनेश कुमार जी से, सॉरी धर्मेंद्र जी से कॉन्टैक्ट करें। रामू पंगर हैं, लिखते हैं मेरा भाई नाम ले लिया करो, तो रामू जी आपका शुक्रिया। शीलनिधि हैं, लिखते हैं शाविज भाई कमेंट्स जब बोला करो तो सिर्फ नाम ले लिया करो, बाकी का नाम भी सबके मिल जाएं तो ये भी काफ़ी है, मशवरा है मेरा भाई। तो शीलनिधि जी बहुत अच्छी बात करी आपने, जिस दिन कहानी थोड़ी छोटी होती है उस दिन सारे कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, जिस दिन कहानी लंबी होती है उस दिन नाम पढ़ लेता हूँ। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं मलिक भाई आप कहाँ से हैं, तो दिनेश कुमार जी मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। लेक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं। करण रावत जी कमेंट्स करते हैं, श्याम कुमार जी कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे, तो दोस्तों ये थी कहानी और ये थे आप लोगों के कुछ कमेंट्स। बाकी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।